लोग तो वहां के जो सुधारवादी नेता थे, उन सुधारवादी नेताओं ने, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था मुस्तफा कमाल पाशा, उस मुस्तफा कमाल पाशा को वहां का नवाब बना दिया। अब वहां के मुस्तफा कमाल पाशा को वहां का नवाब बना दिया, तो ये कहां बनाया? टर्की के अंदर। भारत के मुसलमानों को टर्की के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसकी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने मुस्तफा कमाल पाशा को वहां बनाया है, सहयोग किया है, तो वो किसके विरुद्ध थे? वो उस नवाब को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो किसका खिलाफत कर रहे थे? तो खिलाफत कर रहे थे वो मुस्तफा कमाल पाशा। इसलिए खिलाफत आंदोलन इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ, और खिलाफत आंदोलन इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ तो लोगों ने तो समझा कि अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन है। भाई लोगों, ये अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन नहीं। क्या किया जाए? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हमारे आगा खान साहब थे, एक दल गठित हुआ, और दल जो है मुस्लिम लीग का कहां गया? तुर्किस्तान, टर्की गया, और टर्का के वहां के जो समाज सुधारक थे और लोगों से मिलते जुलते का क्रम बना। तो उन्होंने कहा तुम कहां से आए हो? तुमको मालूम है तुम जहां से आए हो वो दारुल हरब है। माने दारुल हरब का हिंदी अनुवाद ये है कि ये जो दारुल हरब है, ये युद्धरत स्थान, ये भारत जो है युद्धरत है, उस स्थान से तुम आए हो, तुम्हें तो वहां से हिजरत करनी चाहिए। बोले हिजरत करनी चाहिए? हिजरत का अर्थ होता है उसको छोड़ देना चाहिए। तो उनको ही समझा के वापस कर दिया। वो लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद भारत ने लोगों से कहा देखो भाई ये दारुल हरब है, या तो इसको दारुल इस्लाम बनाओ या फिर इसका हिजरत कर दो। तो उस समय तो हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता, प्रयास उसने छोड़े नहीं थे, वो सब हुए, पर उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं होगा, तो क्या करना? तो यहां से सारे लोग इस देश को छोड़ के चलने लगे, और इस देश को छोड़ के किधर जाने लगे? तो अफगानिस्तान। जब ये अफगानिस्तान पहुंचे तो सब अपना सामान लेके, तो उन्होंने कहा ये लोग तो दारुल हरब, ये तो भारत से आने वाले लोग हैं, तो इनको यहाँ पे होना चाहिए। तो वहां फिर इनकी कुटाई पिटाई हुई, और कुटाई पिटाई हुए तो लुटे पिटे ये फिर भारत में आ गए। और भारत में आने के बाद लुटा पिटा आदमी क्या करेगा? गुस्सा कहाँ निकालेगा? घर में यदि कोई झगड़ा हो जाए, बाहर कहीं झगड़ा हो जाए, तो घर में निकालता है आदमी, है ना? और पत्नी बच्चों पर ही निकालता है। तो वहां से लुटे पिटे भारत के अंदर आते हैं, और भारत के अंदर आकर केरल में जो भोपला मुस्लिम थे, वो भोपला मुस्लिम वहां हिंदुओं पर अपना गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा कोई सामान्य गुस्सा नहीं था कि आप एक आध दो गाली लेके निकाल दो। उन्होंने वहां के हिंदुओं पर कत्ले आम किया। 1500 का आंकड़ा है, 1500 लोगों को कत्ले आम कर दिया। 20,000 लोगों को ऐसा कहते हैं कि वहां से उनके साथ ज्यादती की, माता बहनों की असमत लूटी, और उनको बाध्य कर दिया कि इसको क्या बनाना था? दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम बनाने के लिए करना क्या है? हिंदुओं को मुसलमान बनाना। इसलिए दारुल इस्लाम बनाना है, इसलिए उन्होंने मतांतरण किया, और मतांतरण करते हुए, इसलिए सावरकर की पुस्तक है भोपला, उसको पढ़ेंगे तो आप सबके ध्यान में आएगा कि कितना संघर्ष उन हिंदुओं के साथ हुआ।
कितना अत्याचार अनाचार हुआ। और इसलिए कहते हैं कि मां जिसकी चिंता करती है उसको पूत कहते हैं, और पुत्र जिस मां की रक्षा करता है, चिंता करता है, उसको हम कहते हैं सपूत। तो आज हम सब बैठे हैं और बैठे हुए लोगों के लिए प्रश्न है कि उस समय की गई जाति अब पुनरावृत्ति न हो। ये समझने की बात। इसके आगे का जो दृश्य है वो और भी हमको लज्जित करने वाला। श्रद्धानंद जी उस समय देश में एक ऐसे संत थे जिन्होंने देखा कि ये पूरे केरल के अंदर सुरक्षित नहीं है हिंदू। वापस उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ एक घटना थी, पर अब जो जो ऐसा लगता है उनको घर वापसी का एक प्रयत्न चलाया। सैकड़ों की संख्या में उनको मकान अपने घर वापस किया, और घर वापस करने के बाद फिर एक बार जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, जो देश की चिंता करने वाला था, कैसे समय के साथ बदलता है ये समझिए। और ऐसी स्थिति बनी कि श्रद्धाजी ने बहुत सारे लोगों को घर वापसी करके हिंदू बनाया। और इस घटना के साथ कि श्रद्धानंद जी बीमार हो गए, बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में वो उनका इलाज चल रहा था। उसी दरमियान एक अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनको हॉस्पिटल में जाके गोली से उड़ाया। क्यों उड़ाया प्रश्न है, वो तो हॉस्पिटल में थे, उनका तो इलाज चल रहा था। क्या आपत्ति विपत्ति हो गई? जो लोग हिंदू से मुस्लिम हो गए थे उनको केवल घर वापसी कर दी थी, वो हिंदू हो गए तो हिंदू हिंदू था। क्योंकि इस देश के अंदर जितना भी मुस्लिम्स है वो 99% मतांतरित है। यह पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं जानता। दुनिया के लोग आज भी हज करने जाते हैं तो मक्का मदीना जिसको कहते हैं, मक और मेदिनी स्थान है शंकर जी का, वहां आज जाते हैं, प्रदक्षिणा भी करते हैं। जाने वाला हिंदुस्तान से जो भी मुस्लिम होता है वहां बड़ी श्रद्धा से उसको यही कहते हैं भारतीय मुस्लिम, उसको हिंदू मुस्लिम ही कहते हैं। जो गए उनको मालूम है, वो आगे यहां बताते हैं। इसलिए केवल एक घटना से और ऐसी स्थिति में अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया जाता है और अब्दुल रशीद को लोग फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई तो कहते हैं कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने उसके लिए, जो कहते हैं अपने यहाँ तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना, ऐसे उन लोगों ने प्रार्थना की कि शहीद को क्या मिले, जन्नत, 7वें आसमान। और इसके लिए कुछ मुस्लिम लीग के लोग गांधी जी के पास भी गए, जिन गांधी जी के बारे में सबकी श्रद्धा है, रहना भी चाहिए, हम भी श्रद्धा करते हैं और प्रातः स्मरणी भी है। पर उनके पास जब ये लोग गए तो उन्होंने उसकी माफीनामा के लिए, और उन्होंने यही कहा कि वो तो मेरा भाई है। और जब श्रद्धानंद जी की शोक सभा हुई तो उस शोक सभा के अंदर भी उन्होंने यही बात दोहराई कि अब्दुल रशीद को लोगों ने उस परिस्थिति निर्माण के लिए, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी जिसके कारण से उसको ये कृत्य करना पड़ा। अब्दुल रशीद को मेरा भाई के समान है। जिनको राष्ट्रवादी मुस्लिम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए था, भाई बनाना था, तो भाई मिलके चलने को कहना चाहिए था। वो उस समय क्या करते हैं,
कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको ही। क्यों ऐसा सोचते थे वो? प्रश्न ये है। वो इसलिए ऐसा सोचते थे कि खिलाफत के कारण से जो मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं, हिंदू भी अंग्रेजों के खिलाफ है, मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ है, हम दोनों मिलकर अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। यही तो था। यहीं से प्रारंभ हुआ तुष्टीकरण। 1905 में मुस्लिम लीग स्थापित, 6 में मुस्लिम लीग स्थापित होता है, पर स्थापित कब से होता है? तो जब ये घटना घट गई और 1916 में जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ तो कहते हैं ये संयुक्त अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो तिलक कहते हैं कि लखनऊ, लख माने भाग्य, माने भारत का भाग्य उदय हो रहा है। और मुस्लिम लीग उस संयुक्त अधिवेशन करने की आवश्यकता नहीं, उनको सबको कांग्रेस में शामिल कर लेते ना। कौन सा बुरा था कि देखो आप सब मिलके काम करने वाले हैं ना, लुट पिट के तुम आ चुके हो। 1911 में तुमने बहुत प्रयास कर लिया। ऐसा कहने वाला नेतृत्व उनको अपने साथ करके सम्मिलित करके इस अधिवेशन को चलाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? संयुक्त अधिवेशन हुआ और संयुक्त अधिवेशन होने के बाद कहते हैं कि उसमें मुस्लिम लीग की मांगे बढ़ना शुरू हुई। और मुस्लिम लीग की मांगे क्या थी? पृथक निर्वाचक मंडल, माने जहां हम हैं वहां हम खड़े होंगे, वो मुस्लिम सीट ही होगी, उसको वोट कौन देगा? तो वोट भी मुस्लिम ही देगा। ये उस समय का जो 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट है, सुधार है, उसमें मिंटो ने मार्ले के साथ मिलके एक योजना बना दी। और इसलिए कथानक समझ में आए, इसलिए कहां से कौन कौन सी बातें हो सकती हैं वो आपके ध्यान में लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इसलिए जब पृथक निर्वाचक मंडल की बात हुई तो उसके कारण से ये तुष्टीकरण नहीं, इसको तो ये कहना चाहिए कि विकृति करना है। वास्तव में सदानंद जी सप्रे की पुस्तक है अखंड भारत, उसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। उन्होंने अलग से एक स्टिंगर दिया हुआ है कि तुष्टीकरण नहीं था, ये विकृतिकरण था। कि कोई व्यक्ति यदि भूखा है और भूखा व्यक्ति ये कहे कि मुझे भूख लगी है तो उसको क्या देंगे? तो उसको दाल रोटी चावल देंगे और उसे कहेंगे पर्याप्त खाएं। और जब वो पर्याप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं ये संतुष्ट हो गया। अब वो कहता है कि संतुष्ट, भूख तो संतुष्ट हो गई। अगर वो ये मांग करे कि भाई मुझे सिगरेट भी चाहिए, एक बोतल भी चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो विकृतिकरण कहेंगे, तुष्टीकरण नहीं है। तुष्टीकरण में भी उसकी अपनी में कुछ स्वार्थ है। ये तो स्वार्थ भी नहीं है, ये तो ऐसा सामने वाले को दिखाने वाला दृश्य है जिसको विकृतिकरण ही कहा जाए। ऐसी स्थिति बनती है। और इसलिए इस पूरे इतिहास को ध्यान में लाते हुए आगे बढ़े तो ध्यान में आएगा कि 3 जून की जो घटना है, उस 3 जून को क्या हुआ होगा? 3 जून 1940। ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि रावी की तट पर जिन्होंने जल लेकर संकल्प लिया था, वहीं ये घटना घटती है कि ये जो देश है जिसको मुस्लिम लीग मांग कर रहा था, इसमें कुछ नामों को ध्यान में लाना इसलिए जरूरी है कि अपने जो लीग के अध्यक्ष तो उस समय आगा थे, लेकिन लीग का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना था।
मोहम्मद अली जिन्ना साहब राष्ट्र भक्त और देश के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। वो नवाजी ववाजी नहीं थे, वो मुस्लिम बस थे। लेकिन गांधी जी मुस्लिमों के नेता बनते जा रहे थे, तो मुस्लिमों के नेता बनते जा रहे थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो गांधी जी मुस्लिमों के नेता हो तो हम क्या कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी उनको कायदे आजम भी कहते थे। इसमें बीच में ये प्रसंग इसलिए लाना जरूरी है कि कहां खाई पड़ती है, कहां नेतृत्व को समझना चाहिए था कि जो व्यक्ति राष्ट्रवादी है, उस राष्ट्रवादी व्यक्ति जो शुरू से साथ में काम कर रहा है, वह इन सबका विरोध करता है। उसने सबका विरोध किया। उसने उस समय खिलाफत आंदोलन हुआ तो विरोध किया, उसने बंगबंधु की बात की तब भी विरोध किया है, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही ऐसे नेता थे, उदीयमान नेता थे, जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे। तो इन उदीयमान नेताओं को ये समझना चाहिए था कि कैसे करें, क्या होना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। पर उस समय जो निर्णय में चूक हुई, उसके कारण से देश का विभाजन इस कगार तक पहुंचे। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति आपके साथ था वो आपसे दूर क्यों हुआ, उसका कारण था कि आप मुसलमानों की नेतागिरी करने लगे। इसलिए उसको ये लगा कि मैं तो अलग थलग पड़ जाऊंगा, तो इसलिए वो रिजिड हो गया और उसने ये सब मांगों के साथ खड़ा हो गया कि अब मुझे पाकिस्तान चाहिए, अलग पृथक देश चाहिए, एक हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। और 3 जून की घटना पर जब कहते हैं कि जब पता लगा तो मदन मोहन मालवीय दौड़े गए। मदन मोहन मालवीय को जब पता लगा कि ये प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो पहले तो वो गांधी जी के पास गए, बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा प्रस्ताव मुस्लिम लीग की तरफ से आया है। बोले ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर देश का विभाजन ये भी सत्य है तो ये मान के चलना कि वो एक लाइन बोलते थे कि देश का विभाजन यदि हुआ तो ये मान लेना कि ये मेरे शरीर पर होगा। और ईश्वर को ना मानने जैसा, यहां तक बोलते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते, विभाजन माने ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति, मतलब ये नहीं हो सकता, काट के। और अपने नेहरू जी क्या कहते थे, दौड़े वो नेहरू जी के पास गए, तो नेहरू जी से कहा कि ऐसा प्रस्ताव मुस्लिम लीग का आया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो फैंटास्टिक नॉनसेंस, ऐसा ये तो नॉनसेंस, यही बातें कर रहे हो। और बोले अगर ऐसा कुछ है तो ये मान के चलिए ये जो लिव इन पैराडाइज इन फूल्स, ऐसा शब्द में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये मूर्खों की दुनिया में रहते हैं जो ऐसा सोचते हैं। मतलब 1947 से पहले तक तत्कालीन नेतृत्व और वो जनमानस, कोई भी इस बात से की कल्पना ही नहीं थी कि देश विखंडित होगा, खंडित होगा। जैसे आज अपन सोचते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान दो बन गए हैं तो एक हो सकते हैं, तो सोचते ही नहीं कोई। हम सब बैठ के सोचना प्रारंभ करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को लगता है ये स्थापित सत्य है, अब इसको नहीं बदला जा सकता। ऐसे ही 1947 से पहले देश के बाकी के लोग भी यही सोचते थे कि ये देश टूट ही नहीं सकता है, ये दो देशों में विभाजित हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति के बाद युद्ध भी विभाजित हुआ। तो क्यों हुआ? तो जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, निर्वाचन जब हुआ तो निर्वाचन हिंदू और मुसलमान जो निर्वाचक पृथक मंडल तब हो गया था, तो मुस्लिम लीग अलग लड़ी और कांग्रेस अलग लड़ी। कांग्रेस इस बात पर लड़ी कि
को अखंड स्वाधीनता प्राप्त करना है। अगर हम जीते तो क्या करेंगे? अखंड भारत की स्वाधीनता दिलाएंगे। और मुस्लिम लीग किस पर लड़ी? मुस्लिम लीग लड़ी कि अगर हम जीते तो पृथक पाकिस्तान बनाए, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ तो भारी बहुमत से कांग्रेस जीती। अब क्या होना चाहिए था? तो सारी जनता को ये लगा अब ये अच्छा हो गया कि कांग्रेस जीत गई, अब अखंड भारत की स्वाधीनता का विषय अब स्थायी हो गया, अब कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस प्रकार का जनमानस में उत्साह आ गया, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से भारत और पूरब से पश्चिम, सब जनमानस उत्साहित था कि अब हमको अखंड भारत की स्वाधीनता प्राप्त होने वाली। हुआ क्या? कहते हैं कि अगला प्रस्ताव जो गया वो 3 जून 1947 का। 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव पारित होता है और वो प्रस्ताव पारित होता है हिंदुस्तान माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में, कि इस देश को विभाजित किया जाता है और 2 देश अब स्थापित होंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान तो अस्तित्व में आ रहा था, भारत तो पहले से अस्तित्व में था। तो भारत पहले से अस्तित्व में था और ये बात जब अखबारों में आई तो लोगों के पैरों से जमीन निकल गई। तो उन्होंने कहा कि ये अखबार में खबर कि विभाजन होगा, सब देखने लगे एक दूसरे की तरफ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है भागे भागे फिर जाते हैं। पहले कब कौन गया था? मालवीय जी। अब की बार मौलाना आजाद जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं आपने ये अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा। रुको 2 दिन रुको, 2 दिन तो रुको। अब्दुल कलाम आजाद सोचते हैं, क्योंकि उस समय यही नेता थे, उनके पास गए। नेहरू जी ने कहा कि देखो अब ये तो स्थापित सत्य है, विभाजन तो यही एक विकल्प है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, समय के राष्ट्रीय नेताओं में सुभाष चंद्र बोस, कुछ ऐसे नाम थे जिन लोगों ने ये जब सुना तो उनको तो बड़ा आघात लगा। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रस्ताव को लेके मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाते हैं तो वो निकलता तक नहीं, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद पहले गांधी जी के पास गए थे। तो गांधी जी किसके पास जाते हैं? जिन्ना के पास, और जिन्ना आता नहीं है। जिन्ना नीचे उतर के नहीं आता। आप सोचिए क्या कि जो व्यक्ति जिन्ना साहब को क्या कहता है, कायदे आजम अपने सर पर बिठा कर रखा, ऐसा कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो व्यक्ति गांधी जी जाते हैं उसे उस प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए, तो वो उतर के नहीं आता। उतर कर नहीं आता तो सुभाष बाबू को बड़ा बुरा लगता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूं, और वो जाते हैं। अब ये तो गांधी जी थे, वृद्ध भी थे, सुभाष चंद्र बोस में तो एनर्जी थी। उन्होंने कहा भाई बात तो कर लो। तो जो भी रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि बात करने के लिए वो उतर के आते हैं और कहते हैं कि तुमसे बात करने की आवश्यकता है क्या मुझे? बोले तुम होते कौन हो? तुमसे बात करने के लिए मुझे क्यों आना चाहिए? मैं राष्ट्रीय नेता हूं
मुस्लिम लीग का, और तुम फॉरवर्ड ब्लॉक के एक अध्यक्ष हो। और फॉरवर्ड ब्लॉक तो स्थानीय है ना, स्टेट की है, राज्य की है, मैं पूरे देश का हूं। तो उन्होंने कहा तुम तो फिर कौन बात करेगा भाई। जब सुभाष बाबू बोले तो भैया ठीक है हमारी मत सुनो, नहीं करो चर्चा था, तो गांधी जी की तो सुन लो। बोले गांधी जी तो वहां के सदस्य भी नहीं है भाई। गांधी जी क्या थे उस समय? तो कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या औकात है, क्या अध्यक्ष है होगा? तो बोले भाई साहब तो बताओ तो कौन सी बात करे? तो बोले मुझसे केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो नेहरू जी बात कर सकते हैं, या फिर हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर दामोदर सावरकर। बस दो ही बात कर सकता है। वो दौड़े दौड़े जाते हैं सावरकर जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक भैया उसमें बात करो। तो बोले काका बात करो। वो काका कहते थे सावरकर जी को। सावरकर जी को देख, वो सुभाष बाबू को देख के हंसने लगते हैं। बोले क्या? बोले उससे बात करना, तुम समझते हो क्या होगा मैं बात करूंगा तो? वो कहेगा नाक रगड़ो, नाक रगड़ना पड़ेगी, और वहां से वो वीडियो बनवाएगा कि देखो सावरकर हमारे, उनको बाबू समझ नहीं आता। सुभाष बाबू स्तब्ध रह जाते हैं। बोले देखो सब ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत ये अंग्रेज बहुत थक गए हैं, इनको तो वापस जाना ही जाना है, और भारत आजाद होगा, ऐसी उनके मन में कल्पना थी। लेकिन जब सुभाष, अब वीर सावरकर के विषय में बहुत सारे चर्चाएं चलती रहती हैं, आज अक्सर बीच में नाम आ गया उनका, तो बहुत समझने की बात की है कि यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, उसने समझना चाहिए कि आए दिन एक फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कभी कभी बड़े बड़े नेता कांग्रेस के कुछ लिख देते हैं, कह देते हैं कि सावरकर जी ने माफी मांगी थी। सावरकर जी ने तो माफी मांगी थी, तो माफी मांगी थी तो ये स्पष्ट होना चाहिए सावरकर जी ने माफी क्यों मांगी थी, क्या उद्देश्य था। उनको 2 बार, किसी को आजन्म कारावास 1 बार मिलता है, सावरकर जी को कितने बार मिला? 2 बार। 2 जीवन लाएंगे कहां से? उस समय उनको मालूम था कि हमारी मृत्यु केवल और केवल किसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में होने वाली है, सेलुलर जेल में, इसी में होने वाली है। मेरे जीवन का अंत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनकी आत्मा ने आवाज दी कि देखो सावरकर, मरकर प्राप्त करने से तो अच्छा है जीकर कुछ प्राप्त करो। मरकर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सक्रिय क्रांतिकारी में भाग नहीं लूंगा। ये बात केवल माफी ना हो। अंग्रेज सरकार उनको छोड़ती है और वो उन क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और प्रेरणा बनने के बाद कहते हैं कि जब अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिकों को वो प्रोत्साहित करते थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, तो लोग कहते थे कि देखो सावरकर कह रहा है अपने ही लोगों को कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। उनको मालूम ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी चाल अपने देश के साथ रहकर अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले थे। वो सुभाष बाबू कहते थे चिंता नहीं करो, कहने दो लोगों को, ये भर्ती होने वाले सैनिक अपने हैं। अब ये जो बंदूक है, इसकी दुनाली या एक नली किधर मुड़ना है, ये अपने हाथ में होगा। और ऐसा ही हुआ द्वितीय विश्व के अंत के अंदर। वहां से जापान से सेना आ गई और इधर से अंग्रेजों के साथ हमारे भारतीय
युद्ध रुक जाता है, रासबिहारी बोस कहते हैं, गोलियां नहीं चलती, अंग्रेज स्तब्ध रह जाते, ये क्या हो रहा है, किसके हाथ में कंट्रोल है, और युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों को विश्वास नहीं रह गया भारतीय सेना पर। अब उनको लगता है अब क्या करें, तो उनके पास दो ही विकल्प बचे, यहां से भाग जाओ। अब भाग जाओ तो भागते भागते क्या करना है, इस ध्वज को तोड़ के जाना। तो ये सावरकर जी को पता था कि यहां से ये सब अंग्रेज भागने वाले, पर इनको क्या करें, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि अब इसको अंग्रेजों से संघर्ष करने का जज्बा ही खत्म हो गया है। वो तात्कालीन नेतृत्व तो कहने लगा कि हम बूढ़े हो गए, अब जेल में जाने की हिम्मत नहीं रही है, और सत्ता, कहते हैं सत्ता का सुख है ना, सत्ता और सुंदरी ऐसे कहते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में चलने लगा था। और उन्होंने कहा जैसे जैसे है, तो माउंटबेटन से कहा भैया तुम तो जो है सो करवा। कहते हैं कि 1948 में ये विभाजन होना था, और वो 15 अगस्त 1947 को ही विभाजित कर दिया। माउंटबेटन ने जिन्ना को कहा, जिन्ना तैयार नहीं था, जिन्ना बोला अब अभी नहीं, जो 48 तय हो गई तिथि उसी तिथि को होगा। उसने कहा मूर्ख देखो, दुनिया देश भर में जो राष्ट्रीय नेता हैं वो जनजागरण के लिए निकल रहे हैं, और उस समय गुरुजी जो है संघ के बड़े, उस समय परम पूज्य सरसंघ चालक जी थे, वो देश देश में बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे थे कि देश अखंड रहेगा, ये अखंडता ही इसकी नियति है, और यदि ये टूटेगा तो प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं। और इसलिए ऐसे ही बहुत सारे साधु संत और राष्ट्रीय नेता देश भर में निकल गए। माउंटबेटन को ये मालूम कि यदि अब ये देश के लोग आंदोलित हो गए तो देश फिर खंडित नहीं हो सकता। इसलिए उसने जिन्ना को अपनी तरफ करके, इसलिए 14 अगस्त की रात्रि को इस देश का विभाजन हो गया। जो 3 बातें जो ध्यान में आई कि जो प्राचीन काल से भी अपन सोचें, और 1857 की क्रांति को भी एक बार विश्लेषण करें, 1905 में बंग की राज्य को तोड़ने की बात का विश्लेषण करें, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन का अगर विश्लेषण करें, तो ध्यान में आता है कि उस समय का बुद्धिमान नेता यदि छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय ले लेते, तो ये खंडित भारत अखंड ही रहता। और जो हम 1947 के पहले सोच नहीं पाते थे, आज सोच पा रहे हैं। आज सोच पा रहे हैं क्या? आज ही भाई 1971 से पहले तक बंगाल माने बांग्लादेश की सोच ही नहीं सकता था, पर बांग्लादेश को कहने का आशय यह है कि जो इस देश से आत्मसात हो गए थे, उनको तो यही समझ में आ रहा था कि देश फिर से अखंड होगा। और इसलिए सुभाष बाबू हो, वो भी यही कहते थे कि देश अखंड होगा। विवेकानंद जी भी यही कहते थे, सब कुछ छोड़ दो और देश के लिए काम करो। और आगे उन्होंने कहा भारत एक दिन अखंड होगा। सावरकर तो कहते थे कि मुझे दिख रहा है वो 7 घोड़ों पर हमारी भारत माता पूरे विश्व का प्रदक्षिणा करने के लिए निकल पड़ी है। 21वीं सदी भारत का होगा, और इसके परिणाम हम सबको दिख भी रहे होंगे कि दुनिया में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक छोटे से उदाहरण देके, आज हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। 4थी अर्थव्यवस्था से हम 3री की ओर है।
दुनिया के लोग टेक्नोलॉजी के लिए भारत की ओर, अभी पुतिन वो कह दिया हमें अमेरिका से नहीं लेना, हम तो भारत से ले लेंगे। अस्त्र हम किससे ले लेंगे? भारत से। ये भारत भारत रहे, इसकी चिंता किसको करना है? हम सबको मिलकर करना। ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये भाई साहब अखंड कैसे होगा? तो इस अखंडता की बात भी स्पष्ट हो जाए कि जिस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, जहां जहां तक है वहां वहां तक की के लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध। हिंगलाज आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहां के बलोच कहते हैं कि हम हिंगलाज के बेटे हैं। हिंगलाज, आज हमको हिंगलाज तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? जाना सहजता है क्या? नहीं, हिंगलाज तक जा सकते हैं कोई बिना रोक करके। लाहौर, लौहपुर हम जा सकते हैं बिना रोक टोक के, क्योंकि हमारा स्थान है। ननकाना हम जा सकते हैं, हमारा स्थान। वो वहां से आ सकते हैं, काशी विश्वनाथ वो आ सकते हैं, राम मंदिर। ये जो सांस्कृतिक विरासत है ये एकाकार हो जाए तो देश अखंड होगा। इसलिए हम श्रीलंका में जाएं, नेपाल में जाएं, भूटान में जाएं, तो हमको क्या लगता है जैसे अपने ही देश में आ गए। राज्य अलग अलग हो सकते हैं, एक राष्ट्र अनेक राज्य, ये हमारे यहाँ पहले से ही था, प्राचीन तंत्र था। राजनीतिक रूप से अलग अलग अपने राज्य का संचालन करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारा जो विशाल भारत है, जहां तक हमारी संस्कृति फैली हुई है, वह संस्कृति, फैली हुई संस्कृति के हम सब मालिक हैं। कोई एक मालिक नहीं है, हम सब मालिक हैं। हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितने ही मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। क्यों? वो हमारे नहीं थे। इसलिए सांस्कृतिक रूप से हम एक हो जाएं। इस अखंडता के लिए हम बार बार हर वर्ष 14 तारीख को इसी प्रकार से अपने देश की ऐसा संकल्प लेने के लिए एकत्रित होते हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमको जो चीजें, इसको सेटल्ड फैक्ट एक अंग्रेजी का शब्द उसमें है, माने स्थापित सत्य, स्थापित कुछ भी नहीं होता, केवल एक ही बात स्थापित है कि सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। अस्त कहां होता है? पश्चिम। तो ये तो सेटल्ड फैक्ट है, ये तो स्थापित सत्य है। लोग कहते थे कि भारत में कश्मीर के अंदर 370 धारा लग गई 35 थे, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते थे नहीं हो सकता है। अरे कैसी बातें करते हो? पहले लोकसभा में ले जाओ, फिर राज्यसभा में ले जाओ, फिर विधानमंडल में ले जाओ, फिर उस पर 30 सेकंड लगे ना, 370 लगे। और राम मंदिर, लोग ये कहते थे इसी देश के अंदर, किसी देश के हिंदू, तथाकथित हिंदू, उनके लिए ये कहना ठीक है, तथाकथित हिंदू कहता था अरे भाई साहब ये तो सब राजनीति के कारण से ढांचा ढह गया है। तो कहा ढांचा तो ढहा है, मंदिर थोड़ी बन जाएगा। तो मंदिर बन गया। बोले मंदिर के निर्माण हो जाए, तब मंदिर बन गया, मंदिर में लोग दर्शन करने पहुंच गए। तो जो सेटल्ड फैक्ट हमारा तथाकथित हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दूसरा समाज ऐसा मान लेता है, तो उसको समझना चाहिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। इसलिए इस देश में, इस देश के नागरिकों को, इस देश के देशवासियों को बिल्कुल संकल्प के साथ संकल्पित रहना चाहिए कि एक दिन भारत अखंड होगा। और इसके लक्षण आप सबको दिखने लगे होंगे कि बंगाल भी
उसी कगार पर है। रोज तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग यही कहते हैं, यदि दुनिया में यदि कोई सुख और शांति दे सकता है तो एकमात्र देश है भारत। भारत रहेगा तो शांति रहेगी, भारत नहीं रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। इसलिए भारत सनातन से था, है और रहेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद।